Hello everyone. Let's start today's video with the chapter organizing. Organizing की बात हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. हमारे जो स्कूल में है, लेट्स से देयर इज़ एन एनुअल डे फंक्शन, और फॉर दिस annual day function in a school we know that different activities to be performed, like गेस्ट को वेलकम करना, स्टेज पे जो है कंट्रोल करना, डिफरेंट जो है एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, कल्चरल प्रोग्राम्स को, रिफ्रेशमेंट्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिसिप्लिन देखना, ये जितने भी एनुअल डे के फंक्शंस हैं, all these are performed by the several teachers of the school. और उनको जो ये ड्यूटीज़ असाइन करी जाती है, दैट इज़ असाइंड बाय द प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस एंड द कैपेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टीचर. और ये सब काम करने के लिए मेजरली हम देखते हैं कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए. तो जब हमने इन सारी चीज़ों की बात करी कि हमें काम परफॉर्म करवाना है और उसके लिए हमने एक्सपीरियंस देखा, कैपेबिलिटी देखी और काम करने के लिए कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करी, तो ऑल दिस गोज़ फॉर दैट ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. ये हमारा जो है, दीज एक्टिविटीज़ आर द पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. तो यहीं से अब हम जो है देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है. ऑर्गेनाइजिंग इज़ द सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें जो है हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमें प्लानिंग करनी है. ठीक है जी, हमने प्लानिंग कर ली. नाउ आफ्टर प्लानिंग हम एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना शुरू करेंगे विच आर सिमिलर इन नेचर. जितना भी काम होना है, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को हम ग्रुप करेंगे सो दैट हम उसको जो है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डाल पड़े. जितने भी लोग डिसिप्लिन देख रहे हैं, सिमिलर नेचर की एक्टिविटी है. जितने भी लोग रिफ्रेशमेंट का काम देख रहे हैं, सिमिलर नेचर की एक्टिविटी है. तो उन सब एक्टिविटीज़ को हमने ग्रुप करा एंड हमने उनके बीच में जो है अथॉरिटी रिलेशनशिप्स फॉर्म करे कि कौन किसको आंसरेबल है. जब मैंने एक टीचर को जो है काम असाइन करा है, वो टीचर आगे अपने स्टूडेंट से कैसे काम करवा रही है, वो स्टूडेंट्स कैसे टीचर्स को आंसरेबल है, टीचर्स कैसे प्रिंसिपल को आंसरेबल है. तो जब हम ये अथॉरिटी रिलेशनशिप्स भी उनके बीच में फॉर्म करते हैं, that all becomes the part of organizing. That means grouping the similar activities of the organization, जो भी हमारी सेम तरीके की एक्टिविटी है, सिमिलर नेचर का काम है, और उनके बीच में अथॉरिटी रिलेशनशिप्स फॉर्म करना. जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है फाइनेंस का काम हो रहा है, सेल्स का काम हो रहा है, प्रोडक्शन का काम हो रहा है, तो जितने भी लोग फाइनेंस से रिलेटेड है, दे विल बी ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट. ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेल्स विल बी ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट. all the activities related to production will be grouped under one particular department. और उसमें जितने भी सबऑर्डिनेट्स होंगे, उनके बीच में क्या अथॉरिटी रिलेशनशिप है, वो कैसे अपने टीम लीडर के साथ जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, all that comes under our function which is organizing. So इसीलिए हमें पता चला कि इट इज़ अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली मैनर. किस ऑर्डर में मुझे किससे क्या काम कराना है, मेरे एनुअल डे फंक्शन में क्या सीक्वेंस होगा, कौन से टीचर की कौन सी ड्यूटी है. तो ये सारे काम हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं. एंड व्हेन द एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड एंड हर किसी को अपने रोल्स पता है, हर किसी को पता है कि उसको काम कैसे करना है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, सो देयर विल बी एन एफिशिएंट यूज ऑफ resources. Wastage will be minimized. There will be no duplication of work because there is a coordination among them. So that will lead to the most efficient use of resources. तो इसी से अब हम ये बोल सकते हैं कि मैं अगर जो सबसे पहले मैंने प्लानिंग करी थी, अब मैं उस प्लानिंग को
इनिशिएट कर रही हूँ। अब मैंने उस प्लान के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें मैंने सबसे पहले जो है वर्किंग रिलेशंस को क्लियर करा, सबको बताया, सबको उसके काम असाइन करे कि किसको कौन सा काम करना है, किसकी क्या ड्यूटी है, कौन किससे ऑर्डर्स लेगा, कौन किसको आंसरेबल है। दैट इज क्लेरिफाइंग द वर्किंग relationship. Then if their working relationships are clear, if their jobs are clear, they will be utilizing their resources in most effective manner, and that will automatically lead to the attainment of the result. Ultimately, the result for which we all are working together will be achieved. So it starts with initiating the implementation of plans. Planning के बाद अब हमने जो है ऑर्गेनाइजिंग करना शुरू कर दिया है, उस प्लान को हमने जो है इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब हमें पता चल गया ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। अब हम देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन दैट प्रोसेस। देयर आर 4 स्टेप्स जिसके लिए हम बोलते हैं आईडे। आइडिया होता है IDEA, लेकिन स्टेप्स के लिए वी नो दिस, दैट इज आईडे। I stands for identification of work, D stands for departmentalization, A stands for assignment of duties, and E stands for establishing reporting relationships. ठीक है जी, समझते हैं अब ये चारों स्टेप्स क्या कहते हैं। द स्टेप 1 इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। सबसे पहले मुझे जो है एज पर माई प्लान आई नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट वर्क इज टू बी डन। मुझे क्या काम करना है ताकि मैं उस काम को स्मॉलर यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। मैं छोटे छोटे फंक्शंस में अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, और वो सारे जो छोटे छोटे मेरे काम हैं दैट इज़ नोन एज जॉब। मैं लोगों के बीच में उस काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। जैसे मैंने एनुअल डे के लिए देखा कि मैं किसी टीचर को डिसिप्लिन में डाल रही हूँ, किसी टीचर को जो है हम रिफ्रेशमेंट में डाल रहे हैं, किसी को हम स्टेज कंट्रोल पे डाल रहे हैं, प्रेजेंटेशन में डाल रहे हैं। दैट इज डिवाइडिंग द वर्क ऑन दैट among the team members, among the people, which is known as their job to be performed. Once we have divided the work, मुझे पता चल गया कि क्या क्या काम करना है। मुझे डिसिप्लिन लेकर आना है, उसके लिए मैंने एक काम डिपार्टमेंट बनाना है, एक टीचर असाइन करनी है। मैंने प्रेजेंटेशन के लिए एक टीचर असाइन करनी है। हमने रिफ्रेशमेंट के लिए एक टीचर्स डिसाइड करनी है। दैट इज़ माई डिविजन ऑफ वर्क. Now, after that, I will start creating the departments. That means the people who are performing the similar nature of jobs will be grouped under that particular department on the basis of the specialization. मुझे जो है let's say finance का काम अच्छे से करना आता है, तो on the basis of my capability, on the basis of my specialization, I'll be put under the department of finance. एक एक्स पर्सन है, he has major role in controlling the market. He is very good in marketing. He specializes in that field. So he will be put under the department of marketing. So when we are grouped under a particular department on the basis of the specialization, on the basis of my capability, that is known as grouping the jobs and departmentalization. So whenever we prepare the groups, these are of 2 type. It could be functional, it could be divisional. ये अभी हमने जो है डिटेल में पढ़ना है आगे। लेकिन जब मैं कोई काम डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जैसे डिसिप्लिन, प्रेजेंटेशन, रिफ्रेशमेंट, तो दैट कम्स अंडर फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। लेकिन अगर मैं डिविजन्स बना रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें कि कोई भी जितनी भी FMCG कंपनीज होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स,
वो जो है साबुन भी बना रही है, वो कॉस्मेटिक्स भी बना रही है, वो कपड़े भी बेच रही है. तो दे आर डीलिंग इन सेवरल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स. So they will be creating the departments on the basis of divisional structure. ये अभी हमने जो है आगे डिटेल में पढ़ना है. तीसरे स्टेप की बात करते हैं, दैट इज असाइनिंग द ड्यूटीज. अब हम जो भी अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबऑर्डिनेट्स को ड्यूटीज देते हैं, वो उनकी स्किल्स और उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको काम दिया जाता है. सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है, उस हिसाब से उसको काम देंगे, उस हिसाब से जो है हम उसको अपॉइंट करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द वन हु स्पेशलाइज इन टीचिंग मैथ्स, वो मैथ्स का टीचर बनेगा. स्पेशलाइज इन टीचिंग अकाउंट्स, वो अकाउंट्स का टीचर बनेगा, हिंदी का टीचर बनेगा. सिमिलरली इन एनी ऑर्गेनाइजेशन हु हैज़ अ स्किल रिलेटेड टू फाइनेंस, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएगा. जिसका स्किल्स रिलेटेड टू एचआर है, वो एचआर में जाएगा. और वहीं पर उसकी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब प्रोफाइल डिसाइड करी जाएगी. दैट मीन्स जब हम किसी को कोई काम असाइन करते हैं, उसके लिए उसको जब हम एक रिटन में डॉक्यूमेंट देते हैं कि आप यहाँ पर जो है लेट्स से एज अ फाइनेंस हेड अपॉइंट हुए हो और आपको जो है ये सारे फाइनेंस से रिलेटेड काम करने हैं. सो दैट डॉक्यूमेंट विच इज कंटेनिंग द ड्यूटीज विच इज असाइंड टू द फाइनेंस हेड will be known as a job description, and these duties are assigned on the basis of skill, qualification and that ability of an individual. ठीक है जी, अब हमने काम भी असाइन कर दिया. Now it is very much mandatory to establish the reporting relationship, क्योंकि अगर आपस में काम करने में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, हमें यही नहीं पता कि मुझे किससे ऑर्डर्स लेने हैं और मैं किसको आंसरेबल हूँ, तो मैं कभी भी टाइमली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली अपना काम नहीं कर पाऊंगी. सो वेन एवर सेइंग दैट वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, दैट मीन्स वी आर डेवलपिंग द हियरार्की कि कौन टॉप में है, कौन मिडिल में है, कौन बॉटम में है, which ultimately going to create a superior subordinate relationship. कि अल्टीमेटली इस काम को करने के लिए किसके पास अथॉरिटी है, कौन हमें ऑर्डर्स दे रहा है, कौन किसको आंसरेबल है. दैट ऑल हायरार्की इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द फोर्थ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. सो वी गॉट टू नो दैट देयर आर 4 steps in organizing: identification and division of work, grouping the jobs and departmentalization, assignment of duties and establishing reporting relationship. That is IDAE. IDAE. ऑर्गेनाइजिंग तो अब हमने पढ़ लिया होता क्या है. अब देखते हैं उससे क्या फ़ायदा होने वाला है. What is the significance of organizing? How it is going to benefit the organization? चलते हैं जी. सबसे पहले स्पेशलाइजेशन, जो कि हम बार बार पढ़ ही रहे हैं कि कोई भी हम जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग में, मैं जो भी काम डिवाइड कर रही हूँ, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन. दैट मीन्स मैं उस काम में स्पेशलाइज्ड हूँ, मैं वो काम बेस्ट तरीके से कर सकती हूँ, जिसकी वजह से वर्कलोड तो रिड्यूस होगा ही, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस होगी, क्योंकि अगेन I have that ability, that skill to perform that activity in the best manner. Next, clarity in working relationship. हमने उसके लास्ट स्टेप में पढ़ा था कि हम जो है अपनी जो है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स जो है क्रिएट कर रहे हैं. सो इफ द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स आर क्रिएटेड, दैट मीन्स वी आर वेरी मच क्लियर कि व्हाट इज द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, किससे रिपोर्ट लेनी है, किसको रिपोर्ट करना है, और जिसकी वजह से इट रिमूव्स द कंफ्यूजन in the mind of the employees. I am very much clear about the unity of command and unity of direction. किससे ऑर्डर लेना है, कौन मेरा बॉस है, क्या मेरा प्लान है, everything becomes clear because there is a clarity in the working relationship. And if there is a clarity, हर किसी को उसका प्रॉपर काम असाइन किया गया है, that means they will be utilizing our resources in the best way. There will be no duplication of work. और हमारे जितने भी रिसोर्सेज है, वेदर इट इज़ फाइनेंस और द अदर रिसोर्सेज, हम सबका बेस्ट यूटिलाइजेशन
करेंगे. And if I have the people specialized in their particular field, so I will always be ready to adapt the change. हमने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट में कि हमारा एनवायरनमेंट कितना डायनामिक है, कितना ज़्यादा जो है कीप्स ऑन चेंजिंग. तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा. और वो कब होगा? when we have the people who are specialized in their particular field, उनके पास skills है, उनके पास ability है, who can cope up with the changing business environment. And with that ability, there will always be a balance in the organization. हम कहाँ किसको वो अपना काम डेलीगेट कर रहे हैं, मैं अपना काम आगे किसको असाइन कर रही हूँ, किससे करवा रही हूँ, मेरी टीम में जो लोग हैं वो कैसे उस काम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. क्योंकि आई नो दे ऑल आर स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंस, तो वो सारे काम जो है अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं. दैट्स वाई देयर विल बी ऑलवेज अ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड दैट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल. क्योंकि अगर जो है एक पर्सन फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, बार बार वो रूटीन नेचर में वो ही काम कर रहा है, तो उससे जो है वो अपनी जो है फील्ड में बेस्ट हो जाएगा और उसकी जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगी. और उसके साथ मैनेजर जब वो अपनी टीम पे इतना भरोसा कर रहा है, उनको काम डेलीगेट कर रहा है, तो मैनेजर के पास खुद भी टाइम होगा टू innovate or develop the new methods. So ultimately that is going to develop an individual, that is going to develop the team, and that ultimately again leads to specialization. So these are the 6 significance of organizing: specialization, clarity in working relationship, optimum utilization of resources, adaptation to change, effective administration and development of personnel. Coming up to the next topic, that is organizational structure. अभी हमने पढ़ा कि we are creating the authority relationship. That means I want to know that who is superior and who is subordinate. What are the lines of authority? What is the line of communication? So ये सारी चीज़ें makes up this organizational structure. So organizational structure is when we are creating the relationship among the various individual. That means who is superior, who is subordinate, who is answerable to whom. That defines the organizational structure. That defines the hierarchy of any organization. Now, what is the need for organizational structure? Number one, it helps in coordination. क्योंकि हमें पता है कि हमें सबको एक डिज़ायर्ड गोल को अचीव करना है, तो उसके लिए हाउ बेस्ट टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज. What should be the flow of communication? That means what should be the line of communication in an organization? Who is superior? Who is subordinate? That means what is the span of control of the management? एक मैनेजर के नीचे जो है कितने सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, एक टीम में कितने मेंबर्स हैं, वो सारे मेंबर्स अपने मैनेजर को जो है आंसरेबल हैं. एंड अल्टीमेटली एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन चेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज वी हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इन एवरी डिपार्टमेंट देयर इज़ वन सुपीरियर, और उस सुपीरियर को उसके सबॉर्डिनेट्स अपने जो हैं answerable है. So at every part of the business it can be checked कि how the lines of authority, the lines of communications are working. So we have 2 different types of organizational structures. देखते हैं उसको, but उससे पहले एक और हम इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, that is span of management. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय अ सुपीरियर. एक सुपीरियर अपनी टीम में कितने सबॉर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है. अगर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सबॉर्डिनेट्स को मैनेज कर सकता है, तो उस केस में जो नंबर हिरार्की है, जो डिफरेंट लेवल्स है, दैट विल बी रिड्यूस्ड. अदरवाइज वाइस वर्सा,
अगर जो है उसका स्पैन इज नैरो, वो कम से कम लोगों को मैनेज कर पा रहा है, सो द लेवल्स ऑफ हायरार्की विल increase. So that is why it is said it determines the levels of management. Hierarchy में कितने levels होंगे, that depends upon the span of management. How effectively एक superior अपने नीचे कितने subordinate से काम करवा सकता है. That's why it is said that span can be of two type. One is narrow and other is wide. Narrow means less number of subordinates. वो कम से कम लोगों को जो है अपने अंडर जो है इफेक्टिवली काम करवा पा रहा है. दैट मीन्स मोर ऑफ द लेवल्स विल बी क्रिएटेड, मोर ऑफ द डिपार्टमेंट्स विल बी क्रिएटेड. तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करने पड़ेंगे. यही अगर हमारे पास जो है वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लैट स्ट्रक्चर. क्योंकि हमारे सुपीरियर के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, तो लेवल्स विल रिड्यूस. तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे जाने की बजाय ऐसे काम करने लग जाएगा. दैट्स वाई इट इज सेड टू बी अ फ्लैट स्ट्रक्चर. चलो जी आगे देखते हैं. अभी हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और हमने बात करी थी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर ऑफ टू टाइप्स. तो इसके टाइप्स देखते हैं. Number one is your functional structure. When the activities are performed, when the jobs of similar nature are grouped on the basis of functions. Functions के basis में departments बनाए जाते हैं, functions के basis पे groups बनाए जाते हैं, functions के basis पे job assign करी जाती है. So that comes under your functional structure. That means the functions are organized into separate departments और ये जो departments हैं these are on the basis of functions. देखते हैं इसको ही अभी पहले example से समझते हैं. इससे को जो है समझने से पहले अगर हम इसका भी overview ले लेते हैं. When I am talking about a divisional structure, इसमें मैं ग्रुप्स जो डिवाइड कर रही हूँ, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एफएमसीजी कंपनीज जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, कॉस्मेटिक्स भी बना रही है, सोप भी बना रही है, टेक्सटाइल भी बना रही है. तो हमने ये उनके जो ग्रुप्स बनाए हैं, हमने उनके प्रोडक्ट के बेसिस पे बनाए हैं. सो दैट इज डिविजनल. यहाँ पर मैं लेट्स से सिर्फ जो है कॉस्मेटिक्स में डील कर रही हूँ और मैंने फंक्शंस के बेसिस पे बनाए हैं कि कौन फाइनेंस देख रहा है, कौन सेल्स देखेगा, कौन प्रोडक्शन देखेगा. सो दीज आर द फंक्शंस विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म. सो दैट कम्स अंडर योर फंक्शनल स्ट्रक्चर. बट व्हेन it is formed on the basis of the products or the product line, that comes under divisional structure. वही इसको एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं. फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा कि हम अपने जो है डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड मार्केटिंग. That means these are the different functions which I am performing in my organization. और मैंने उन सब फंक्शंस के जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं, जिसमें मैंने उसके हर डिपार्टमेंट का एक हेड बना दिया है. एंड दे ऑल आर आंसरेबल टू द टॉप मैनेजमेंट. जो उनका टॉप में हेड बैठा है, दे ऑल आर आंसरेबल टू दैट हेड. एंड इनके पास अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं जिनसे जो है वो काम करवाएंगे. That means superior subordinate relationship is created for every function involved. So that is the functional structure where the departments are created on the basis of the function. And this is most suitable where we are working on the basis of specialization. क्योंकि जितने भी प्रोडक्शन के काम में स्पेशलाइज्ड हैं वो प्रोडक्शन की फील्ड में जाएंगे, एचआर वाले इधर आएंगे, फाइनेंस वाले इधर आएंगे, मार्केटिंग वाले इधर आएंगे. So they all are specialized in their field, and therefore the size of business depends upon the one line of product. We are dealing in one product, but for performing the activities of that one product,
different functions are created, and the managers will work to their subordinates of each department. That will lead to the decentralization of authority. ऐसे ही अब डिविजनल स्ट्रक्चर में लेते हैं. डिविजनल स्ट्रक्चर में सी डिविजन्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइन विच इज़ बीइंग परफॉर्म्ड. मैं टेक्सटाइल में भी काम कर रही हूँ, मैं सोप भी मैन्युफैक्चर करती हूँ, मेडिसिन भी, कॉस्मेटिक्स भी. सो आई हैव क्रिएटेड द स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट. मैंने हर प्रोडक्ट के बेसिस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन करा है. एंड उसके साथ साथ देखो, अब टेक्सटाइल का अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, एचआर अलग है, फाइनेंस अलग है, मार्केटिंग अलग है. सिमिलरली सोप के अपने जो हैं अलग फंक्शंस हैं, मेडिसिन के अपने अलग फंक्शंस हैं, कॉस्मेटिक्स के अपने अलग फंक्शंस हैं. तो यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि एवरी डिविजनल स्ट्रक्चर itself includes the functional structure in them. हर एक प्रोडक्ट लाइन में फंक्शनल स्ट्रक्चर आ रहा है. हर एक प्रोडक्ट अपने फंक्शंस को डिवाइड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. चाहे वो मेडिसिन में मैं डील कर रही हूँ, चाहे मैं कॉस्मेटिक्स में डील कर रही हूँ, इन सब ने अपने ये डिपार्टमेंट्स बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस. तो इसीलिए ये बोला जा सकता है कि डिविजनल स्ट्रक्चर इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट which itself includes functional structure into it. हर divisional structure में functional structure included होता है, क्योंकि हर product में departments are created on the basis of functions. That's why it is said that divisional is a broader structure than the functional structure. Where it is suitable, where the large variety of products are produced or the firm is planning to add more products, and हम हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट एंड लॉस अलग से कैलकुलेट करना चाहते हैं. मुझे अलग से जानना है टेक्सटाइल मुझे कितना फ़ायदा देती है, सोप से मुझे कितना फ़ायदा है, कहीं कॉस्मेटिक्स हमारा लॉसेस में तो नहीं जा रहा. सो व्हेन आई वांट टू नो सेपरेटली द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच प्रोडक्ट इन्वॉल्व, दैट कम्स अंडर योर डिविजनल स्ट्रक्चर. अब हमने देखो जी फंक्शनल और डिविजनल दोनों के बारे में पढ़ लिया, तो फटाफट क्विक सा इनके बीच में जो है डिफरेंस भी देख लेते हैं. और हमें पता है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस, बेसिस इज मैंडेटरी इन आवर प्रेजेंटेशन. विदाउट बेसिस वी कैन नॉट रिप्रेजेंट आवर डिफरेंस. तो चलते हैं. सबसे पहले what is the focus in functional structure? That is on functions, because the departments are created on the basis of functions. Whereas when we are talking about divisional structure, it focus on the product line or the geographical areas. Nature simple है. एक प्रोडक्ट में मैं डील कर रही हूँ, उस प्रोडक्ट के जितने भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस के मैंने जो है डिपार्टमेंट्स बना दिए. दिस इज़ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पहले तो सब प्रोडक्ट लाइन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फिर ऑन प्रोडक्ट लाइन के सारे मुझे फंक्शंस बताने पड़ेंगे, क्योंकि डिविजनल ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वो अपने अंडर ही जो है फंक्शनल को भी कैरी करता है, इसलिए इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म. In this, the specialization is on the basis of functions. In this, the specialization is on the basis of product line. How it is suitable when we are dealing in single product, या मेरा काम medium size enterprises है. But when I am expanding my organization in a large size with multiple products, रिलायंस है, ये जितने भी जो हैं हमारे FMCG, दे आर डीलिंग इन वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर देयर अम्ब्रेला. तो वो सबका स्ट्रक्चर क्या है? डिविजनल. यहाँ कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. रीज़न यहाँ पर इनफ्लेक्सिबल है, सारे ही अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, माहिर है. तो एक मैनेजर कभी भी दूसरे मैनेजर के साथ कोऑर्डिनेट करना पसंद नहीं करता. लेकिन यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है, हर प्रोडक्ट का अपना सेपरेट डिपार्टमेंट है. दैट मीन्स
every person has to, yeah, every department is concerned for that particular product. So here the coordination becomes easy. So there it ends the part 1 of organizing. Still we are left with 2 to 3 concepts of this organizing, जो कि हम इसके part 2 में करेंगे. Till then, do revise this part 1, where we know that there are 2 types of structures in an organization, which defines the levels of hierarchy. It could be functional and it could be divisional.